हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो अभी तक आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया है वेरियस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे अबाउट द हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स को, ओवरऑल वी कैन क्लासिफाई द स्टैटिस्टिक्स इनटू टू कैटेगरीज। वन इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर इज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आज का टॉपिक हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक यूज्ड टू डिस्क्राइब, स्टैटिस्टिक यूज्ड टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब व्हाट, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन, डेटा। ओके, so like prevalence rate, incidence rate, okay, morbidity, mortality, all that are the very common statistic that we often use. कई बार आपने सुना होगा, हम और देखते हैं कि हम बात करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी है, हमारे लोग इतना प्रेवलेंस है एनीमिया का, हमारी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इतनी है, हमारा जीडीपी इतना है। ये ऑल दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर हम आगे डिवीजन की बात करें तो वी हैव टू बेसिक कैटेगरीज। देयर आर मोर देन दैट बट टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। वन इज अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है आज की क्लास में। और उसमें अगर हम आगे के डिवीजन की बात करें, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में देयर इज अ मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिससे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, और वी कैन से दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट टूल्स टू डिटरमिन द सेंट्रल टेंडेंसी। Apart from that, the another important descriptive statistic category is a measure of dispersion. Dispersion means variance. Okay, whenever you talk about a specific data, you'll find that that values are having a kind of a variance or variation from the average. जैसे कि हम बात करते हैं ना, लाइक नॉर्मल बीपी की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 120/80 mmHg। अब ये एक एवरेज है, ठीक है जी। सभी लोगों का बीपी 120/80 नहीं होता है, किसी का उससे ज्यादा हो सकता है, लाइक 130 हो सकता है, किसी का उससे थोड़ा कम हो सकता है, लाइक 110 हो सकता है। सो दिस फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द एवरेज इज नॉन एज ए डिस्पर्शन। ठीक है, ये दोनों ही चीजें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर दी न्यूमेरिकल डेटा प्रॉपर्टी। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। वेर यू विल टॉक अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आती है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टल डिविएशन, बहुत सारे इसके भी टूल्स हमारे पास है। सो दैट इज अ वन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो पहले मैंने आपको बताया देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेटा। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, व्हाट डज इट मीन? Inferential statistic means it is just finding the conclusion or inference from the sample. Okay, so इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें तो वो ये ऐसे हो सकता है कि when you want to draw the conclusion about the population based on the sample taken from it। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मीन एज क्या होगा, तो लेट्स अज्यूम देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और उनका मैंने पूछा आपसे कि मीन एज क्या होगा, एवरेज एज क्या होगा, तो आपको नहीं पता है। आपको दो तरीके आपके पास को पता करने के। वन इज यू जस्ट गो टू ऑल 60 स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एज के बारे में पूछें और उसके बाद में उनको एवरेज कैलकुलेट कर लें, जो कि लार्ज सैंपल पे फीजिबल नहीं होता है। लाइक इफ आई आस्क यू टू जस्ट गेट द मीन एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया, तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ दी सैंपल्स। तो लेट्स से देयर आर 60 स्टूडेंट, तो उनमें से हमने 10 सैंपल ले लिए और उन 10 सैंपल से पूछा कि व्हाट इज योर एज, और उसके एज पे हमने सैंपल मीन कैलकुलेट किया। एंड नाउ वी वांट टू एस्टिमेट वेदर द सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। दिस प्रोसेस
दिस प्रोसेस इज नोन एज ए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स के दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आप देख पा रहे हैं देयर आर टू मेजर कैटेगरीज, वन इज ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनदर इज ए रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है इट इज यू नो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अमंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कोज और इफेक्ट वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या प्रेडिक्टेड रिलेशन है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, व्हाट वी कॉल टेस्टिंग, दैट इज हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे भी दो हमारे पास तरीके हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस, वन इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ दीज आर डिफरेंट। चलिए अब हम आते हैं हमारे प्राइमरी टॉपिक के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। तो सबसे पहली जो चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक मीन। ओके, सो या जिसे या वैसे बोलेंगे मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेंडेंसी। स्टैंडर्ड टेंडेंसी होती क्या है। नो, आप सबने सुना होगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ यू कलेक्ट द डेटा ऑफ एनी वेरिएबल, चाहे वो एज हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हाइट हो गया, किसी भी चीज का डेटा लें आप लार्ज पॉपुलेशन से, you will see that most of the values have a tendency to cluster around one central value। जैसे मान लो आपने किसी की एज के बारे में पूछा, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों की एज ऐसी होगी, उनकी रेंज वो होगी कि वो किसी एक वैल्यू के आसपास घूम जाएगी। लेट्स से बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो you'll see most of the student will have age 7 will revolve around 17 or 18। So this tendency of the data to cluster around one central value is known as a standard tendency। तो इसमें क्या बोल रहा है, if we collect the value of any character like any variable like hb from the large population, ये पॉइंट है लार्ज पॉपुलेशन से अगर आप 10 लोगों के डेटा लोगे तो उसमें भी मीन आएगा, ऐसा नहीं उसमें भी स्टैंडर्ड टेंडेंसी होगी, बट इट इज वेरी गुड लाइक इफ यू हैव a large population and you can see the observational value। observational value मतलब जैसे कि मान लो एज मैंने बोला किसी की 17 है, किसी की 18 है, किसी की 19 है, 20 है, 21 है, तो इसमें आप देखेंगे कि most of the value will cluster around a center value। This property of concentration of the values around center value is known as a central tendency। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो हम एक सिंगल वैल्यू को यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द एंटायर डेटा सेट। लाइक फॉर एग्जांपल इन योर क्लास इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, इन योर क्लास, तो आपको एक सिंगल वैल्यू बता सकते हैं। आप बोलेंगे 17 ईयर्स और आप बोलेंगे 19 ईयर्स, सो दैट मीन्स on an average student having an age of 19 years at the time of taking admission or at the time of they are studying in that particular class। so ये हमें बहुत हेल्प करता है। by calculating the measure of standard tendency we can find the single value to represent the entire data set। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। standard tendency का मतलब हो गया finding a single value which represent the entire data set। okay, so it's a very important tool for communication और comparison। जैसे होता है ना comparison आपने करना है कि क्लास ए और क्लास बी में किसकी एवरेज हाइट ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यू विल नॉट कंपेयर 1 to 1, यू विल नॉट कंपेयर स्टूडेंट ए विद स्टूडेंट बी, यू विल हैव एवरेज। आप सभी की एवरेज हाइट कैलकुलेट करेंगे क्लास 1 की और क्लास 2 की, देन यू विल हैव अ कंपैरिजन। तो इसका यूज क्या है, बेसिकली इट गिव्स अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। एक तो ये हो जाता है जैसे मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप एवरेज ही बताते हैं। अब जब पूछा जाए कि एवरेज हाइट ऑफ मेल अडल्ट इन इंडिया, बता सकते हैं। सो ऐसे होता है। तो एक तरीके से कंसाइज डिस्क्रिप्शन देता है। इट एनेबल अस टू कंपेयर द ग्रुप्स। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू वांट टू कंपेयर द टू ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल्स, लाइक you want to compare the performance of two groups or you want to compare height of two groups, so सब में भी आप लोग ये सेंटर टेंडेंसी को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेंटर टेंडेंसी के मेजर्स क्या होते हैं। मेजर्स मींस हाउ वी कैन गेट दैट सिंगल वैल्यू
विच में रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। तो उसके लिए जो हमारे पास मेजर्स है वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये दो जो है आपके सिलेबस में नहीं है और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू यू, तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। सो विल टॉक अबाउट दिस थ्री मेजर्स, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में, और इसको मीन भी बोलते हैं। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। मोस्ट कॉमनली, ये जनरल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, पीपल में आस्क की मोस्ट कॉमन यूज मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी क्या होता है, आप बोलोगे मीन। सो मीन कैसे कैलकुलेट करता है? इट्स अ सम ऑफ द स्कोर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्कोर। बहुत ही सिंपल वे है। सम ऑफ द स्कोर मतलब सम ऑफ द ऑल योर ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और इसको सिंबलाइज करने का तरीका क्या है? एक्स बार हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, एक्स बार इज अ मीन। और ये कब यूज होता है? व्हेन योर डेटा इज ईदर इन इंटरवल और रेशियो स्केल। इंटरवल और रेशियो स्केल क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने लेक्चर ले चुके हैं, तो प्लीज यू कैन रेफर दैट। अब जब मीन की बात आ गई, मतलब मैंने कहा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो तीन तरीके से, थ्री सिचुएशंस वेयर वी कैन अप्लाई द कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन फॉर रो डेटा, mean for discrete frequency table, and mean for class interval. So discrete frequency table and class frequency table already explained you. So first we'll discuss about the calculation of arithmetic mean for the raw data. So for this arithmetic mean is a set of value which already I have told you. So आपने सारा कुछ करके finally this is your actually the definition of mean. कई बार ना they ask in exam define mean, फिर स्टूडेंट को लगता है कि यार मीन को तो किसी ने डिफाइन नहीं किया, तो फिर क्या करते हैं? तो मीन का डेफिनेशन ये है, सम ऑफ द वैल्यू, सम का मतलब टोटल, ओके, समेशन करना डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो जब आप करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। सो मीन इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड एन, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर रो डेटा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कैलकुलेशन किसके लिए होता है? रो डेटा के लिए, प्राइमरी डेटा। रो डेटा क्या होता है? जैसे कि एक्चुअल वैल्यूज आती, लाइक एज की बात करें, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ रो डेटा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। बर्थ वेट ऑफ 6 इन्फेंट आर गिवन हियर, 2.6, 3.3, 2.8, 2.95, 3.2 एंड 2.8, एंड कैलकुलेट द मीन बर्थ वेट। तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड एन करना है। तो ये आपने समेशन एक्स किया है, सबको जोड़ लिया है, एंड डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव? लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो हमने 6 कर लिया। सो टोटल हमारी वैल्यू आ गई 17.65, तो उनका सम करने से आ गया 17.65 डिवाइडेड 6 करेंगे। सो एक्चुअल में योर वैल्यू आर गेटिंग 2.94। So that is your, sorry, 2.94, that is your mean value. So it's very simple one. So infants we can say the mean birth weight of infant is 2.94. तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है इन केस ऑफ रो डेटा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है मैंने पहले ही आपको बताया, बट एज यू कैन सी लाइक दिस काइंड ऑफ टेबल, लाइक एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर डिस्क्रीट नंबर दिया होता है, लाइक 18 की जो एज है वो, देयर आर 15 student having age of 18, there are 20 student having a age of 19, there are 8 student having a age of 20, इस तरीके से। तो इसको हम लोग x वैल्यू बोलेंगे और इसको हम लोग f वैल्यू बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज है समझने वाली, जो प्रीवियस फॉर्मूला था आपका वो क्या था? x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड n, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा आपका चेंज हो गया। व्हाट इज योर फॉर्मूला? नाउ योर फॉर्मूला इज समेशन xf डिवाइडेड समेशन f, दैट इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे f मतलब फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई है। तो जब भी whenever you calculate the mean for such data, you should always make a column first. तो for your first column as you can see आपका age बन जाएगा, that is a x value, x column. Second column is a frequency column, that already it is, two columns are given. Now what your formula says, अब स्टूडेंट को यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि ये xf कैसे करना है। तो x each corresponding x to be multiplied with a corresponding frequency, तो थर्ड कॉलम हमारा बन गया xf। तो एज यू कैन सी यहाँ पे तीनों कॉलम बने हुए हैं। तो xf का मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई x वैल्यू, x मींस लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस 18 टू बी मल्टीप्लाई विद दिस corresponding frequency, दैट इज 15। तो यहाँ पर 270 आ गया। 19 मल्टीप्लाई 20 आपका 380 आ गया।
20 मल्टीप्लाई 8 160 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करके आपने कर लिया। फिर आपने इसका सम करना है, तो समेशन ऑफ एक्स सब कितना हो गया आपका 1186। नो, व्हाट इज योर एफ वैल्यू? समेशन एफ इज 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू 19.76। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, द मीन एज ऑफ स्टूडेंट्स in BSc first year or BSc class is 19 years and 7.6. Okay, so that is about the calculation of mean for discrete table. Now अब चलते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी, जो थर्ड वेरिएशन जो होता है मीन में। सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है देखिए जरा, सेम ही है ना। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला मैंने आपको रो डेटा के लिए बताया था, समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड एन, और एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स एफ डिवाइडेड समेशन एफ बताया था आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के टेबल के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ईदर इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, योर फॉर्मूला विल रिमेन सेम फॉर बोथ द कंडीशंस। ठीक है, चलिए अब लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज ऑफ मदर्स एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे एज ऑफ मदर है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो 18 to 20 का जो क्लास इंटरवल है, देयर आर 18 मदर्स, देयर आर 20 मदर्स हैविंग एज बिटवीन 21 to 23, 32 हैविंग 24 26। तो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली टेबल बताई हुई है इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। यू कैन सी दैट इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेप है? फर्स्ट अरेंज द डेटा। अब तो यहाँ पे कॉलम क्या बनेंगे आपके, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कॉलम क्या बनेंगे? सबसे पहला आपका हो जाएगा एक्स वैल्यू, आपके पास दी हुई है एक्स वैल्यू जो होती है ना, एज ऑफ मदर, एज यू कैन से। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको तो आपका बन जाएगा लेट से 18 to 20। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ। फिर आपकी एफ वैल्यू आ गई, एफ कितना है इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका आ गया 18। अब आपने यहाँ पे एक चीज एडिशन करनी है जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में नहीं थी, वो थी वो आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? मिड पॉइंट कैलकुलेट होता है एज यू कैन सी फॉर्मूला हियर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ गिवन क्लास इंटरवल डिवाइडेड 2। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो लोअर लिमिट कितना है इसका 18 है, अपर लिमिट कितना है 20 है, डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ कितना, दैट इज 19। सो आपका इसका लिमिट मिड पॉइंट बन गया 19। ऐसे ही सेकंड वाला हमारा हो जाएगा 21 to 23। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी 20, और तो इसका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा इसका। इस आगे वाले क्या बन जाएगा, इसका 25 बन जाएगा, इसका 28 बन जाएगा, एंड लास्ट वाले का 31 बन जाएगा। उसके बाद में सेम रहेगा एक्सएफ का फॉर्मूला। एक्सएफ क्या करना है आपने? नो, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज यू शुड get your xf by multiplying f value with the midpoint. So here your midpoint is representing your x value. तो as you can see here, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया डेटा को, as you can see here, then फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया, मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। हाउ वी डिड दैट, हमने 18 + 20 को प्लस किया और डिवाइडेड 2 किया। ओके, सो 18 + 20 डिवाइडेड 2, तो हमारे को तब जाके ये यहाँ पे ये हमारा 19 वाला पॉइंट आया। तो ये आपकी एक्स वैल्यू होगी। अब जब नेक्स्ट कॉलम इज एक्सएफ कॉलम, तो एक्सएफ में क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस, लाइक 18 × 19 यू विल गेट योर 342, 20 × 22 यू विल गेट 440। फिर इन सबको आप सम कर लेंगे, इन सबको आप सम कर लेंगे सारी वैल्यूज को, तो आपको ये आपका एक्सएफ मिल जाएगा, समेशन ऑफ दैट इज 1874। ठीक है, और आपकी समेशन एफ वैल्यू आपने कर लेनी, बिकॉज ये फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला वही है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्सएफ डिवाइडेड समेशन एफ। तो फिर आप जब ये करेंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू दैट इज 23.42। तो ये आपकी वैल्यू होगी 23.42। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन इन 3 डिफरेंट कंडीशंस बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। सारे स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो आपका फॉर्मूला है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होता है और रो डेटा के लिए अलग होता है। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब हो गया वो फ्रीक्वेंसी टेबल जो क्लास इंटरवल के साथ में आती है, और हमें इसमें एक एडिशनल स्टेप ऐड करना पड़ता है, दैट इज योर मिड पॉइंट। देन मिड पॉइंट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एक्स वैल्यू। सो दैट इज अबाउट द अरिथमेटिक मीन एंड इट्स कैलकुलेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन। क्या यूज होता है वैसे मैंने आपको पहले बता दिया,
इट इज यूज्ड टू कंप्यूट द वेरिएंस। ओके, जो अगली कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे आगे के हमारे लेक्चर्स में, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मीन जो है ना वो बहुत यूजफुल है। इधर यू अप्लाई टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सब में आपको मीन की जरूरत पड़ती है। आपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, आपने आर मतलब कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, आपने रिग्रेशन कैलकुलेट करना है, आपको मीन की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर बेस्ड ऑन द मीन। ओके, सो इधर योर पैरामीट्रिक टेस्ट or parametric test, they use they are based on the mean. Okay, so that is about the arithmetic mean. इसका क्या एडवांटेजेस है, मेरिट्स क्या है मीन के और डिमेरिट्स क्या है, वो भी मैं साथ में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक तो मीन कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। एक ये जो है ये कब यूज होता है, जब आपका डेटा इंटरवल रेशियो पे हो, इंटरवल या रेशियो पे हो, मतलब आपका डेटा क्वांटिटी में होना चाहिए। आप रिलीजन के ऊपर मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप जेंडर का मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप किसका कर सकते हैं, जैसे कि एच बी हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ, इस तरह के वेरिएबल जो नंबर्स के साथ में आते हैं। ठीक है, तो मीन इज मोर स्टेबल इफ इन रिपीटेड मेजर्स, मतलब जैसे प्री टेस्ट पोस्ट होता है ना, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट टाइप डिजाइन में मीन इज है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, तो आप लिखेंगे मीन, बट वहां पे भी एक कंडीशन है, मीन इज ओनली स्टेबल मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी इन रिपीटेड डेटा और इफ डेटा इज होमोजीनस। अगर आपका डेटा होमोजीनस है, मतलब बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है, तो आगे क्लास में बताऊंगा कि नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर डेटा बहुत नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मीन यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं से समझाता हूँ आपको। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की मीन एज कैलकुलेट करनी है तो आपको मीन यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एमएससी के स्टूडेंट की मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी डिफरेंट एज ग्रुप से आते हैं, कोई 24 साल का भी होता है, कोई 50 साल का भी होता है, उस केस में मीन विल नॉट गिव्स यू ए गुड मेजर्स। उस केस में आपको कोई और मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी यूज करना चाहिए। तो मीन वहां पे इतना अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब मीन फ्लक्चुएट कर जाता है उस केस में। ठीक है, इसके बाद मीन के डिमेरिट्स क्या है, एक तो ये है इसका डिमेरिट कि ये फ्लक्चुएट बहुत होता है, अगर डेटा होमोजेनस नहीं हुआ तो अलग अलग वैल्यू देता है। दूसरा, ऑफ कोर्स ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे ही काम करता है, बट फिर भी इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में स्टूडेंट्स में बात करना चाहूंगा आपके बारे में। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी स्टूडेंट्स किसी कॉलेज का चयन करते हैं स्टडी के लिए, तो दो तरह के कॉलेज हैं। आप भी किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो जिसे प्रीमियम कॉलेज बोल सकते हैं, जिनमें आप फाइट मार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके चले जाते हैं, सम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशंस। तो वहां पे पढ़ने से आपको एक फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा कि वहां पे से जब आप निकलोगे तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आएगी, मतलब सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विल डेफिनेटली कम टू, क्योंकि आपके ऊपर उस इंस्टीट्यूशन का टैग लगा होता है कि आप फला फला इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हैं और आप किसी बी या सी या उस तरह के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जो ज्यादा फेमस नहीं है, या जहाँ पे ज्यादा अच्छे से एजुकेशन नहीं होती है, उस केस में अगर आप वहां से निकलते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपके पास, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। आपके लिए टेक अवे क्या है, अगर आप किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो जो बी ग्रेड या उससे नीचे पे है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वहां पढ़ते हो और उसके बाद में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये कॉलेज आपको ले डूबेगा। सो कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और जिस भी कॉलेज में आप है वहां पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरे वीडियो अपलोड होना शुरू हुए, लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हुए हैं, तो आपकी तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो थैंक यू फॉर दैट। हमारे वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि करीब करीब 70 to 80% जो व्यूअर है हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे
और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।